तो लास्ट हमारी जो क्लास थी केमिस्ट्री की, तो मैंने आपको बताया था कि जो एटॉमिक मॉडल्स थे वो किस प्रकार से दिए गए। तो एटॉमिक मॉडल में आप लोगों ने देखा कि थॉमसन मॉडल दिया गया, उसके बाद फिर रदरफोर्ड मॉडल आया जो अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था, जिसमें न्यूक्लियस की खोज हुई। उसके बाद फिर बोर्स मॉडल दिया गया। तो बोर्स मॉडल जो था, जो कि न्यूटन मैकेनिक्स पर डिपेंड था, और उसमें आपने देखा कि किस प्रकार से ऑर्बिट्स की खोज की गई। उसके बाद समरफील्ड मॉडल आया। समरफील्ड मॉडल में आपने देखा कि ऑर्बिट्स के अंदर जो सबशेल्स जो हैं वो पाई जाती हैं। तो वहाँ से समरफील्ड ने बताया कि जो सबशेल होती हैं, यानी जो ऑर्बिट्स होती हैं, वो इलिप्टिकल होती हैं, जिनके अंदर कुछ सबशेल या सब ऑर्बिट्स पाई जाती हैं। तो यहाँ तक का जो हमारा सफ़र रहा एटॉमिक मॉडल का, वो एक नॉर्मल मॉडल था जो कि न्यूटन मैकेनिक्स पर डिपेंड था। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉडल, कि उसमें क्या इम्प्रूवमेंट लाया गया। तो वो डिपेंड था वेव मैकेनिक्स पे, सही है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो मॉडल था, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, वो किस प्रकार से दिया गया। तो सबसे पहले हमारा जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉडल। यानी मॉडर्न एटॉमिक मॉडल देने के लिए कौन कौन से मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स थे जिनको फॉलो करना है। और ये जो कॉन्सेप्ट थे, यानी मॉडर्न एटॉमिक मॉडल जो था, दैट वाज बेस्ड ऑन द वेव मैकेनिक। ये हमारा वेव मैकेनिक्स पे डिपेंड था। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है बेटा। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ये जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है वो किस पे बेस्ड है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है बेस्ड ऑन द पार्टिकल, कह सकते हो कि पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर पर डिपेंड करता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं बेस्ड ऑन द वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, समझे। तो इसमें हमें फर्स्ट पॉइंट लिखना है बेस्ड ऑन, यानी इट इज़ बेस्ड ऑन वेव पार्टिकल ड्युअलिटी एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यानी दो चीज़ों पर बेस्ड करता है। पहला आपकी वेव पार्टिकल ड्युअलिटी पे बेस्ड है, और दूसरा हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, ये उस पर बेस्ड करता है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे एक्सपेरिमेंट थे उसमें पार्टिकल नेचर को कौन कौन सी चीज़ें थी जो अब तक हमने पढ़ी। पार्टिकल नेचर को कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे जो डिफ़ाइन करते थे। तो जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक तो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो पार्टिकल नेचर को बताता है। एक होता है कॉम्पटन इफेक्ट जो आप पहले पढ़ चुके हैं, और दूसरा होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सही है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं जो पार्टिकल नेचर को बताती हैं। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो वेव नेचर को बताती हैं, या ऐसे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे, ऐसे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी जो वेव नेचर को डिफाइन करती थी। तो यहाँ पे आ जाता है डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो वेव नेचर को डिफाइन करती हैं। अब हमने इतना कुछ पढ़ चुके हैं, पहले मैं आपको बता भी चुका हूँ ये सारी चीज़ों के बारे में। अब जो वेव मैकेनिक्स थी, तो वेव मैकेनिक्स को किस तरह से एक पार्टिकल नेचर और कह सकते हो कि वेव नेचर को कोरिलेट किया जाए, समझे। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली ने यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने एक इक्वेशन बनाई मैथमेटिकल तरीके से, जिसको डी ब्रोगली इक्वेशन कहा गया। और वो इक्वेशन बताती थी कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है उसके अंदर पार्टिकल और वेव दोनों तरह की नेचर जो है वो पाई जाती है, समझे।
और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कोई सब्सटेंस पार्टिकल नेचर को तब तक रिप्रेजेंट करेगा जब तक कि वो रेस्ट में है। अगर हम उसको इतनी स्पीड दे दें, इतना एक्सेलरेट कर दें कि उसकी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा हो जाए, समझे, तो वो क्या बन जाता है, पार्टिकल बन जाता, सॉरी वेव बन जाता है। सही है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि हम और आप जो आज हैं या हमारी पृथ्वी जो है, ये सब एक फिजिकल वर्ल्ड है, समझे, जो केमिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड के कॉम्बिनेशन से बनके तैयार हुआ है, समझे। तो जो फिजिकल वर्ल्ड है, अब हम फिजिकल वर्ल्ड को देखें तो ये सारी चीज़ें हमें विजुलाइज होती हैं, हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। जैसे मेरे हाथ में अगर ये पेन या मार्कर लगे हुए हैं तो आप देख पा रहे हो कि ये मुझे दिख रहे हैं और आपको भी दिख रहे हैं, सही है। लेकिन अगर मैं इसको इतना एक्सेलरेट कर दूं, इतना एक्सेलरेट कर दूं कि इसकी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा हो जाए, तो ये आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, समझे। इसका मतलब है कि ये पार्टिकल जो है वो वेव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जब हम किसी डेड बॉडी को बर्न कर रहे होते हैं, उसको जला रहे होते हैं, तो हमने देखा होगा चाहे वो कितनी भी बड़ी बॉडी क्यों ना सही, कुछ समय के बाद उसके अंदर जितना जो बायोकेमिकल कंपोजिशन होता है वो पूरा का पूरा एनर्जी के फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में वहाँ से डिस्टेपियर हो जाता है और कुछ छोटा सा जो एशेस होता है वो आपको वहाँ से मिलता है, सही है। इसका मतलब है कि ये इस चीज़ को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट, जिनको जीनियस साइंटिस्ट मैं कह सकता हूँ, आइंस्टीन, आपने नाम सुना होगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, उन्होंने एक रिलेशन दिया था E=mc², और E=mc² में उन्होंने बताया था कि ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड है इसके अंदर जो मास पाया जाता है उस मास को कभी भी हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन द मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड द एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मास, समझे। तो जो मास एनर्जी का रिलेशन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया, आज तक हम लोग उसका जो प्रयोग है वो कॉस्मिक स्टडी में कर रहे हैं। अंतरिक्ष में हम बहुत सारे चीज़ों को आज भी हम खोज रहे हैं, समझ में आ रहा है। हालांकि थोड़ा डिटेल हो जाएगा, वो फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैंने आपको बताया कि जो ये दोनों नेचर होती हैं, इनको डिफाइन करने के लिए जो इक्वेशन दिया गया तो उसका नाम क्या था, डी ब्रोगली इक्वेशन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, समझे। तो हम इसको यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेंगे कि डुअल नेचर ऑफ मैटर, हमारा हेडिंग होगा डुअल नेचर ऑफ मैटर, आगे लिख देंगे डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन या कॉन्सेप्ट। अब देखिए जो डी ब्रोगली इक्वेशन थी, ये कैसे इसको ऑरिजिनेट किया गया। तो यहाँ पे डी ब्रोगली जो थे, उन्होंने बताया कि जो पार्टिकल नेचर है वो किस प्रकार से रिप्रेजेंट की जाती है। तो यहाँ उन्होंने लिया अकॉर्डिंग टू प्लांक थ्योरी, प्लांक्स थ्योरी के हिसाब से, जो कि बताती थी किसको, आपके प्लांक थ्योरी जो थी वो पार्टिकल नेचर को बताती थी। तो यहाँ पे हमने लिखा था कि जो फोटोन की एनर्जी होती है E=hc/λ होती है, समझे। तो हम अगर नंबर ऑफ फोटोन्स यहाँ पे n है तो हम इसको nhc/λ भी लिख सकते हैं, है ये। अब फिर इन्होंने दूसरी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन कॉन्सेप्ट के हिसाब से इन्होंने दिया। तो ये होता था E=mc²। देखिए, तो ये mc² वाला जो था ये हमारा वेव नेचर को डिफाइन करता था, और जो प्लांक क्वांटम थ्योरी थी वो आपके पार्टिकल नेचर को बताती थी। तो इन्होंने दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे यूज़ किया। अब इन्होंने यहाँ कंपेयर किया तो ये निकल के आया nhc/λ=mc²। c से c क्रॉस होता है तो यहाँ बचेगा 1/λ। तो इक्वल्स टू आपका जो निकल के आएगा λ nh/mc निकल के आ जाएगा। यहाँ पे m जो है दैट इज़ द मास ऑफ पार्टिकल, c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर। तो अब हम देखेंगे कि अगर इफ़ c = v,
यानी c जो है अगर किसी दूसरी वेलोसिटी के बराबर हो जाता है तो लैम्डा इक्वल्स टू लिख सकते हैं NH/mv। तो ये जो इक्वेशन थी ये आपको बताती है कि किस प्रकार से ड्यूअल नेचर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको ड्यूअल नेचर कॉन्सेप्ट कहा जाता है डी ब्रोगली का, और इसको ड्यूअल नेचर इक्वेशन भी हम लोग कह सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ा बेटा हम देखेंगे कि जो लैम्डा है हमारा वो किस पे डिपेंड कर रहा है। तो देखिए लैम्डा इक्वल्स टू हो रहा है यहाँ पे लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/m। तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा कि अगर किसी भी पार्टिकल का मास ज़्यादा है, सही है, तो उसकी वेवलेंथ जो है वो कम हो जाएगी जब वो वेव फॉर्म में आएगा तब। लेकिन अगर किसी पार्टिकल का मास कम है तो उसकी वेवलेंथ जो है वो क्या होगी, अगर मास ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, और मास कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी जब वो वेव फॉर्म में जाएगा, समझे। तो ये हमारी डी ब्रोगली इक्वेशन थी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आगे चल के इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो डी ब्रोगली इक्वेशन है इसका हमारे लिए या केमिस्ट्री के अंदर इसका क्या इम्पोर्टेंस रहा, ये किस मॉडल को यहाँ पे कि किस मॉडल के अंदर जो ड्रॉबैक्स थे उनको ये क्लियर करता है, समझे। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे कि डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट का क्या इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि इसका क्या इम्पोर्टेंस रहा। तो इसका जो पहला इम्पोर्टेंस था वो क्या था, तो पहले आपको वो लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट द बोर्स एजम्पशन MVR इक्वल्स टू NH/2π कैन बी ड्राइव्ड। तो यहाँ लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट the Bohr's assumption MVR equals to NH/2π can be derived। जी, तो आपने पढ़ा था बोर्स का मॉडल। तो बोर्स के मॉडल में एक रिलेशन आता था MVR इक्वल्स टू NH/2π। तो इसको डी ब्रोगली इक्वेशन से आप ड्राइव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे डी ब्रोगली इक्वेशन होता था लैम्डा इक्वल्स टू NH/2π, सॉरी लैम्डा इक्वल्स टू NH/mv, ये हमारा डी ब्रोगली इक्वेशन होता था। ये अभी हम इसको ड्राइव करके आए हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखिए जो एटम होता है, तो एटम में मैंने आपको बताया था बोर्स मॉडल में कि जो ऑर्बिट्स होती थी वो कैसी होती थी, स्फेरिकल होती थी। तो यहाँ लिखेंगे द सर्कमफ्रेंस ऑफ स्फेरिकल ऑर्बिट, यानी 2πr इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n लैम्डा, ये इसके बराबर होती है। तो अब हम इसको यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 2πr इक्वल्स टू NH/mv। अगर मैं mv को उधर कर देता हूँ तो निकल के आएगा MVR इक्वल्स टू NH/2π। तो ये हमारा रिलेशन ड्राइव्ड हो जाता है, समझ में आ रहा होगा, सही है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि जो ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में इनका क्या कॉन्सेप्ट रहा, सही है। तो नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है दैट इज नोन एज द ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी, तो ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब टेस्टिंग की गई तो उस टेस्टिंग में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर के रूप में जाना गया। तो हम यहाँ से देखेंगे कि ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट थे जो इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर को बताते थे। तो आपने देखा होगा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हमने किया था, तो ये पार्टिकल नेचर को बताता था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट,
ये पार्टिकल नेचर को डिफाइन करता था। और फिर हमने देखा कि एक्सरे जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो जब कैथोड रे को स्ट्राइक करते हैं जिंक सल्फेट की, जो जिंक सल्फाइड होती है उससे कोटेड स्क्रीन पे, तो वहाँ पे हमारा जो एक इफ़ेक्ट हमको शो करता है, यानी वो डार्क हो जाती है, इसका मतलब वो भी पार्टिकल नेचर को डिफाइन करता है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर जो है वो किस प्रकार से आप इसको टेस्ट करेंगे, ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट होगा जो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को बताएगा। तो वेव नेचर जो थी इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था डेविसन एंड जर्मर। आपको ध्यान रहना चाहिए उन साइंटिस्ट का नाम क्या था जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को बताया, तो उनका नाम था डेविसन एंड जर्मर। समझे। एंड बोथ द साइंटिस्ट ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन पैटर्न व्हेन द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज पास थ्रू अ स्लिट। समझे। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि एक डिफ्रैक्शन पैटर्न इन्होंने ऑब्जर्व किया, और वो कैसे ऑब्जर्व किया, जब इन्होंने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक स्लिट से होके पास आउट कराया। समझे। तो ये दो एक्सपेरिमेंट थे जो कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को डिफाइन करते थे, जिससे हम लोग कह सकते हुए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो भी मैटर की तरह से ड्यूअल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो डी ब्रोगली इक्वेशन थी उसमें काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल की, उसका उसके साथ में क्या रिलेशन रहता है। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी लैम्डा। सही है। तो अभी आपने एक रिलेशन देखा था लैम्डा इक्वल्स टू h/mv, ये आपने रिलेशन यहाँ से देखा। अब आपको फिजिक्स के हिसाब से पता होगा कि मास इनटू वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मोमेंटम। तो यहाँ लिख देंगे मास इनटू वेलोसिटी इक्वल्स टू मोमेंटम होता है। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, h/p। समझे। अब हमने देखा कि जो p होता है यानी मोमेंटम, ये बराबर होता है 2km। यहाँ पे क्या है, k जो है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। सही है। और m क्या है, मास है। तो उसको हम यहाँ लगा देते हैं, तो लैम्डा इक्वल्स टू निकल के आएगा h/√2 में 2km। अब देखिए हम यहाँ बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो आपको पता होगा फॉर एनी इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके लिए अगर हम यहाँ देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो क्या होता है, अगर हम इसको पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में लिखते हैं तो आपको पता होगा कि पोटेंशियल V इक्वल्स टू होता है W/Q। समझिए। यहाँ W जो होता है वर्क होता है जो एनर्जी के इक्वल होता है, तो हम काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे लिखेंगे तो वो निकल के आएगा EV। अब E जो है ये हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और V हो गया पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सही है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ रखते हैं तो लैम्डा इक्वल्स टू निकल के आएगा h/2 EVm। समझिए। अगर मान के चलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल दिया गया है जिस पर Q चार्ज है, तो आप इसको लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू अंडरवुड में 2qvm। समझे। तो ये जो फॉर्मूले मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, इनसे आप जो न्यूमेरिकल्स होंगे जो हम इस चैप्टर के लास्ट में आपको बताने वाले हैं, समझे, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सही है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लैम्डा मतलब वेवलेंथ। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये सारे कॉन्सेप्ट देने के बाद आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि जो हमारा मॉडर्न एटॉमिक मॉडल था वो किस प्रकार से वेव मैकेनिक्स को सपोर्ट करता है। सही है। अब इसी चीज़ को समझाने के लिए जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था जिसमें मैंने आपको बताया था हाइजेनबर्ग्स कॉन्सेप्ट जो था वो दिया गया। तो यहाँ देखेंगे हाइजेनबर्ग्स कॉन्सेप्ट। अब देखिए हाइजेनबर्ग का कॉन्सेप्ट जो था ये क्या था, ये पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखना है कि ये स्मॉल पार्टिकल्स के लिए वैलिड था। अगर आप कहेंगे कि अर्थ के लिए इसको अप्लाई किया जाए तो हम नहीं लगा सकते ये। तो ये स्मॉल पार्टिकल जैसे आपका इलेक्ट्रॉन हो गया या कोई भी छोटा चार्ज पार्टिकल, उसके लिए आप हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट का पालन कर सकते हैं। तो
तो इन्होंने बताया था कि जब कोई पार्टिकल किसी स्फेरिकल ऑर्बिट में रोटेशन मोशन या रिवॉल्यूशन कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो इसकी पोजीशन और इसके मोमेंटम को हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या दिया था ये आपको समझना चाहिए, तो लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन the momentum and position of a particle simultaneously। क्लियर? और पार्टिकल कैसा होना चाहिए? मूविंग पार्टिकल, तो लिख देंगे मूविंग पार्टिकल सिमल्टेनियसली। तो यहाँ से एक इन्होंने रिलेशन दिया, दैट इज डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। अब यहाँ पे जो डेल्टा पी था इसको हम लोग कह सकते हो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और जो डेल्टा एक्स था वो था अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। क्लियर? अब देखिए जो चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा पी इक्वल्स टू एम डेल्टा वी, जहाँ पे डेल्टा वी जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो ये चीज़ यहाँ से आपको निकल के आ जाएगी। अगर हम ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा एम डेल्टा वी डॉट डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। अगर हम यहाँ से कुछ भी चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है न्यूमेरिकल निकालने के लिए तो आप इस रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं। सही है? तो ये हमारा हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट था जो कि ये बताता था कि अगर कोई स्मॉल चार्ज पार्टिकल रिवॉल्यूशन कर रहा है या मोशन में है, एक सर्कुलर ऑर्बिट पे है, तो आप उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम जो है वो एक साथ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, या एक टाइम में आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सही है? अब बात आती है कि जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल था या हाइजेनबर्ग का जो कॉन्सेप्ट था इसका इम्पोर्टेंस क्या था। सही है? तो हम ये देखेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या रहा। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा आएगा इसी के नीचे, उसको हम लोग लिख सकते हैं इम्पोर्टेंस। अब देखिए आप इसको इम्पोर्टेंस देखेंगे कि इम्पोर्टेंस इसमें क्या था। तो इसका पहला इम्पोर्टेंस ये रहा कि ये जो उन्होंने इक्वेशन दी, ये जो कॉन्सेप्ट दिया, उसने रिप्लेस कर दिया किसको, कि जो डेफिनेट ऑर्बिट्स होती थी बोहर्स कॉन्सेप्ट में, तो वहाँ से उनको रिप्लेस करके इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी दे दी। तो आप इसको नोट करिए, मैं बोल रहा हूँ, ही रिप्लेस्ड बोर्स कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट ऑर्बिट बाई कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप नोट करिएगा, ही एक्सीड्स द स्पीड ऑफ लाइट विच इज इम्पॉसिबल, सो द इलेक्ट्रॉन कांट स्टे इन द लिमिट ऑफ 5 × 10⁻⁻15 मीटर रेडियस। ये यानी इलेक्ट्रॉन को आप 5 × 10⁻⁻15 मीटर रेडियस में क्या नहीं कर सकते, उसको स्टे नहीं कर सकते, ऐसा इन्होंने बताया था। सही है? तो अब ये सारे एक्सपेरिमेंट जब हमने पढ़ लिए तो आपको थोड़ा सा माइंड में एक व्यू नज़र आ रहा होगा कि किस प्रकार से वेव मैकेनिक्स मॉडल को दिया गया था। ये अब यहाँ से जो हमारा मॉडल है थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा दैट इज नोन एज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड था। तो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो था दैट इज बेस्ड ऑन द क्वांटम मैकेनिक्स, ये क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड है। अब देखिए ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, तो जो बच्चे अभी 12th में पढ़ रहे हैं या 11th में हैं तो आपने सुना होगा चार्ज यानी आवेश।
तो चार्ज जो होता है उसके अंदर क्वांटाइज नेचर पाई जाती है, यानी वो एक ग्रुप बना के रहता है। Q इक्वल्स टू एन ई माइनस आपने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, तो वो जो होता है दैट इज़ द क्वांटाइज प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बोला जाता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो उसी चीज़ पे डिपेंड है, उसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो था एटम का वो किस तरह से दिया गया। तो इस मॉडल के अंदर मैं आपको बताऊं कुछ चीज़ें थी, जैसे एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आती है। तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी तो वो वैज्ञानिक श्रोडिंगर जो थे उन्होंने दिया, और ये जो वेव इक्वेशन थी इट वायलेट्स द बोर्स थ्योरी, ये वायलेट करती थी बोर्स थ्योरी को, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को एंड हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को। समझे? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तीनों जो हमने अभी पढ़ के आ रहे हैं, बोर्स थ्योरी हमने पढ़ी थी, प्लस हमने डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है, और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल भी हम अभी पढ़ रहे थे। तो ये तीनों चीज़ों को वायोलेट किया जाता था किसके द्वारा? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा। अब आप कहेंगे साहब ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है? तो देखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो थी वो क्या रिप्रेजेंट करती थी, तो हम थोड़ा सा यहाँ से लिखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे, इस मॉडल को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा क्या श्रोडिंगर, समझिए आपको ध्यान समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो यहाँ समझना है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये क्या होती है, तो इसको थोड़ा सा हमें समझना है, ये क्या चीज़ डिस्क्राइब करती है। तो इसमें हम समझेंगे कि ये जो ये क्या डिस्क्राइब करती है, ये डिस्क्राइब करती है वेव सिस्टम ऑफ, यानी कह सकते हो कि इसको हम लोग कह सकते हैं बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन द वेव सिस्टम। सही है? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इन वेव सिस्टम, यानी वेव सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है एटम के अंदर। तो इन्होंने बताया कि अगर कोई एटम एक यूनी डायरेक्शनल मोशन कर रहा है या 1D मोशन कर रहा है, तो यहाँ इन्होंने जो इक्वेशन दी, सपोज दैट मान चलिए इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस के मूव चल रहा है, अलोंग में है, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या बनेगा, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम, नहीं ये इनकी मतलब इक्वेशन थी, तो 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं एच स्क्वायर। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्या किया, ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। समझे? अब देखो ये इक्वेशन थोड़ा बड़ी है जो आप बीएससी में जाकर के पढ़ेंगे, अभी तो हम इसको पूरा डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, डेरिवेशन काफ़ी इसकी लंबी होती है। तो इन्होंने ये शॉर्टकट में एक इक्वेशन दी जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग थी। अगर हम लोग देखते हैं इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग्स एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, सही है? अब ये तीनों एक्सिस पे अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो आप क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, तो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी बाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर देखिए मैं इसमें से साई को कॉमन ले लेता हूँ तो आप इस इक्वेशन को लिख पाएंगे डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर, समझे? प्लस करके आप देखो सब में से हमें क्या करना है, साई को हटा देना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम ये देखेंगे कि ये सारा कुछ मिला करके एक समेशन फॉर्म में अगर आपको लेके आना है तो इसका थर्ड फॉर्मेट हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बार, समझिए? यहाँ पे वेलोसिटी है वी, साई ये हमारा आ गया, उसके बाद लिख देंगे प्लस 8
पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस पी है ये, उसके बाद साई इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से ये इक्वेशन डायरेक्टली आपको आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है और ये आई थिंक नीट एग्ज़ाम में भी कई बार पूछी गई है कि इनमें से कौन सा जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो करेक्ट है। तो ये 3 फॉर्मेट मैंने आपको लिख रखे हैं, आप इन तीनों को माइंड में रखना है, सही है। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे कि ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, जब इसको दे दिया गया तो इसके बाद क्या हुआ। तो यहाँ से जो इसके जो सॉल्यूशंस थे वो क्या बताते थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन गेव अ सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, समझे, टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। इसके जो इक्वेशन के सॉल्यूशन थे उन्होंने क्या दिया, एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स को ऑरिजिनेट कर दिया यहाँ से, जो कि इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता था इन एन एटम, एक एटम के अंदर, समझे। तो यहाँ से आपको समझ में आया क्वांटम जो नंबर्स होते हैं वो किस इक्वेशन से रिलेट करते हैं। तो क्वांटम नंबर्स का रिलेशन जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से है, जो कि इलेक्ट्रॉन के क्वांटम मॉडल में आता है, सॉरी एटम के क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है उसमें आता है। तो अब हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं कि क्वांटम नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो हम देखेंगे किसके बारे में, क्वांटम नंबर्स के बारे में। क्वांटम नंबर्स, देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम नंबर, इसको थोड़ा सा आपको ढंग से पढ़ना है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम लोग स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, या जो एटम होता है उसके अंदर, सही है। तो यहाँ से 4 क्वांटम नंबर्स हमें दी गई। पहली क्वांटम नंबर्स का नाम था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस ये क्या बताता है, तो यहाँ लिख देंगे डिस्क्राइब अबाउट ऑर्बिट और एनर्जी लेवल जी। तो ये ऑर्बिट या एनर्जी लेवल को डिस्क्राइब करता है, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। n इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आप इसको कितना भी लिख सकते हो, या फिर हम इसको लिख सकते हैं n इक्वल्स टू k l m n डॉट डॉट। समझ में आ रहा है। तो आपने देखा होगा जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो आप लिखते हो कि यह हमारी जो पीरियोडिक टेबल बनाई गई, तो पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स लिए गए, तो वो 7 एनर्जी लेवल थे या 7 ऑर्बिट्स थे, सही है। तो वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये आपको बताती है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर वो किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, सही है। अब हम यहाँ से देखेंगे दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो हमारा जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम लोग एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देनी है आपको, और इसको सोमरफील्ड ने दिया था। तो इसका दूसरा नाम क्या है, एंगुलर क्वांटम नंबर, और इसको देने वाले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सोमरफेल्ड, ठीक है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होती है ये क्या बताती है, तो लिख देंगे डिस्क्राइब्स द सब सेल और सब ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, यानी किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल में है, किस सब ऑर्बिट में है, उसको कौन बताएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा। इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, और L इक्वल्स टू N होता है, ये होता है फॉर ऑल एनर्जी लेवल, यानी जितने भी एनर्जी लेवल्स होती हैं अगर सबके लिए निकालेंगे तो L की वैल्यू N की वैल्यू के इक्वल आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें कि L इक्वल्स टू N-1, तो ये लगाया जाता है फॉर ईच एनर्जी लेवल के लिए, फॉर ईच एनर्जी लेवल, ये यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, सही है।
अगर मान के चलिए यहाँ पे कुछ ऑर्बिट्स भी आ जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया गया मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो होती है अराउंड द न्यूक्लियस, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, दैट इज नोन एज द ऑर्बिटल, उसको ऑर्बिटल कहा जाता है। तो देयर आर 4 नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल, यहाँ पे हमारे 4 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे आपको शॉर्टकट में बता दे रहे हैं कि वो 4 तरह के ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो ऑर्बिटल्स के बारे में देखेंगे तो ऑर्बिटल हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एस ऑर्बिटल, एक होता है पी ऑर्बिटल, और एक होता है डी ऑर्बिटल, नेक्स्ट इज एफ ऑर्बिटल। अब देखिए ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, अब आप कहेंगे कि ये नया कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया। तो ऑर्बिटल्स जो होते हैं इनका मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉडल जो मैंने अभी आपको पढ़ा रहा था, वहाँ पे जो एक प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट आया था वहाँ से डिपेंड करता है। जैसे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोई पूछता है कि व्हाट इज द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या होता है, तो हम लिखेंगे दैट स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल, उसको ऑर्बिटल कह देते हैं। तो ऑर्बिटल जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं, एस पी डी एफ। जो एस ऑर्बिटल होता है ये स्फेरिकल शेप का होता है, और जो पी ऑर्बिटल होता है ये डम्बल शेप होता है, डम्बेल शेप, और जो डी होता है ये डबल डम्बेल शेप होता है, और एफ जो होता है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। ये तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इसमें देखेंगे कि जो एस ऑर्बिटल है उसके अंदर कितनी सबसेल्स पाई जाती हैं। तो हम देखेंगे कि जो एस ऑर्बिटल होता है इसके अंदर एक सबशेल होती है, पी ऑर्बिटल के अंदर 3 सबशेल होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और जो डी होता है इसके अंदर 5 सबसेल्स होती हैं, और जो एफ होता है इसके अंदर 7 सबशेल्स होती हैं। इस तरह से क्लियर। तो जो डी होता है उसके अंदर 5 सबशेल्स होती हैं, उनका नाम रखा गया डी एक्स स्क्वायर डी बाई स्क्वायर, फिर डी जेड स्क्वायर, और फिर आएगा डी, अरे स्क्वायर नहीं आता भाई, हाँ, डी एक्स बाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, उसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और उसके बाद डी जेड स्क्वायर। तो इस तरह से 5 सबशेल इसके अंदर हो जाती हैं, और जो एफ ऑर्बिटल होता है उसके अंदर 7 सबसेल्स होती हैं। अब हम ये देखेंगे यहाँ पे कि एस ऑर्बिटल के लिए अगर हम एल की वैल्यू निकालने चलेंगे तो वो 0 आएगी। अगर हम देखेंगे पी ऑर्बिटल के लिए जो एल की वैल्यू होगी दैट इज़ 1 होगी, और डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू जो होगी दैट इज़ 2, और एफ के लिए एल की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 3। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी निकल के आती है। अगर बाई चांस आपको यहाँ से मान के चलिए एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको दे रखा है और वो आपसे पूछता है कि यहाँ पे आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा mvr इक्वल्स टू NH/2 अंडर रूट में L+1 जी। तो ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे आपको लगा देना है, जिससे आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। तो आपने अजीमुथल क्वांटम नंबर्स के बारे में देखा कि अजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो क्या बताता है, वो बताता है सबशेल के बारे में ऑफ द इलेक्ट्रॉन के इन एटम। ये अब जो तीसरी क्वांटम नंबर यहाँ से आती है उसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो थर्ड इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये क्या बताती है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, यानी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो ओरिएंटेशन है वो किस प्रकार से हो रहा है, तो ये बताएगा आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसको थोड़ा सा हमें देखना है
कि ये हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m इक्वल्स टू होता है आपका n²। अगर आपको n की वैल्यू दे रखी है और m की वैल्यू पूछेगा तो आप लगा देंगे m इक्वल्स टू n²। अगर m की वैल्यू निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है 2l+1 जो एजीमुथल क्वांटम नंबर्स के साथ रिलेशन बताता है। अगर s ऑर्बिटल के लिए आप m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 0। p के लिए m की वैल्यू अगर आप लगाएंगे तो यहाँ देखेंगे p के अंदर 3 सब शेल होती हैं। तो पहली सब शेल के लिए यानी px के लिए m की वैल्यू -1 होगी, py के लिए m की वैल्यू 0 होगी और pz के लिए m की वैल्यू +1 हो जाएगी। सही है। अगर आप d में देखेंगे कि d के लिए कितना होता है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि d में हमारे पास 5 सब शेल होती हैं। पहली होती है dxy, दूसरी dyz, dzx, dx² -y² और फिर dz²। तो dxy के लिए m की वैल्यू जो होगी वो -2, dyz के लिए -1, dzx के लिए 0, dx² -y² के लिए +1 और dz² के लिए आ जाएगा +2। जी, अगर हम f ऑर्बिटल में जाते हैं और f ऑर्बिटल में आपसे कहा जाता है कि m की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए, तो f ऑर्बिटल के अंदर सब शेल होते हैं 7। तो हम इस तरह से इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पहली सब शेल के लिए 3, दूसरी के लिए 2, तीसरी के लिए 1, चौथी के लिए 0, पाँचवीं के लिए +1 और छठी के लिए +2 एंड 7 जो आएगा उसके लिए +3 हमारा f ऑर्बिटल की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी। तो अब d की वैल्यू आपको समझ में आ गया कि sp/df की वैल्यू जो होती है वो हम किस प्रकार से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के लिए निकाल देते हैं। समझिए। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का और क्या इंपॉर्टेंस है, तो जो ओरिएंटेशन मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से किसी एटम के अंदर ओरिएंटेड है, ये चीज़ आपको कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स जो हैं वो बता देंगे। अब जो लास्ट हमारा बचा है क्वांटम नंबर्स में, तो वो रहता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो लास्ट इज द नंबर 4 दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर होगा ये बताएगा स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। तो देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, यानी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन मोशन कर रहा है सब शेल के अंदर, तो इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी वो +1/2 होगी। और अगर कोई इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके लिए जो वैल्यू होगी वो -½ हो जाएगी। अगर मान के चलिए किसी सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीटली भरा हुआ है सब शेल, तो उसके लिए s की वैल्यू आप लिखेंगे +-1/2। जी, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान दे के चलना है कि हमें किस तरह से कैलकुलेट करना है। अब हम यहाँ से मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे के बताता हूँ कि हमें किस तरह से क्वांटम नंबर्स को कैलकुलेट करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे कहता है इफ n = 3 फाइंड वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स, यानी n की वैल्यू आपको दे रखी है और आपको सारी क्वांटम नंबर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम देखो इसके 2 तरीके हैं। एक शॉर्टकट तरीका आपको ध्यान रखना है, n = 3 आपको दे रखा है तो l की वैल्यू भी कितना होगा, 3 होगा। अगर हम यहाँ से n की वैल्यू लगाएंगे तो कितना आएगा, 2l+1, इसको लगाएंगे तो 3 × 2 + 1 यानी 7 यहाँ पे ये निकल के आएगा। या हम इसको लिख सकते हैं n² करके, तो यहाँ 3⁻² दैट इज़ 9 m की वैल्यू निकल के आएगी। और अगर s की वैल्यू निकालें तो 2n² लगा देंगे यहाँ पे, तो 2 × 9 दैट इज़ 18 निकल के आएगा। तो ये तो शॉर्टकट हो गया। अगर आप थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ना चाह रहे हो तो डिटेल में क्या होगा, अगर हम देखेंगे कि n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू जो निकल के आएगा वो 0, 1, 2 निकल के आएगा। अब कहेंगे ये कैसे आया, तो यहाँ देखो ये जो सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं 1, 2, 3, इसका मतलब क्या है, ये हमारा n = 1 हो गया, n = 2, n = 3, सही है। तो अगर हम पहली सर्कुलर ऑर्बिट में देखेंगे फर्स्ट वाली में, तो l की वैल्यू लगाना है n-1, तो इसके लिए तो क्या हो जाएगा 0। अब दूसरे में जाएंगे तो दूसरे में क्या हो जाएगा 2 - 1 यानी 1,
और थर्ड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 1 यानी 2, तो 0 1 2 L की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब हम देखेंगे m की वैल्यू कैसे निकालना, तो m की वैल्यू 0 के लिए तो 0 होती है, लेकिन जो L = 1 है ये p होता है, और p के लिए m की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 0 और +1 है ये। अब देखिए L की वैल्यू 2 का मतलब हो गया d, तो d की वैल्यू d के लिए m की भी वैल्यू जो होती है वो होती है -2 -1 0 +1 और +2 सॉरी। अब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आप नंबर ऑफ वैल्यूज गिन सकते हो, समझे। 5 तो ये हो गया, 3 ये हो गया, 8 और 1 ये हो गया 9, तो देखो हमारा 9 यहाँ पे निकल के आ रहा था। अब हम देखेंगे s की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था एक सब शेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं भर सकते। तो हम पहले 0 के लिए देखेंगे 1/2 प्लस माइनस हो जाएगा, +- 1/2 +- 1/2 +- 1/2 ये यहाँ पे हो जाएगा। इधर देखेंगे तो +- 1/2 +- 1/2 +- 1/2 +- 1/2 और +- 1/2। इस तरह से सारी वैल्यूज़ को अगर आप देखेंगे तो ये 18 वैल्यूज़ आपकी निकल के आ जाएंगी। तो इस तरह से कोई सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता है तो आप इस तरह से क्वांटम नंबर्स को निकाल सकते हैं। अगर कोई आपसे कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी ऑर्बिट के अंदर है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ अभी द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन 3s1, ये तो हमने यहाँ पर 3s1 लिखा हुआ है। तो आगे देखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है, तो आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 3s1 यानी s ऑर्बिटल के अंदर है। तो आप देखेंगे 3 जो है ये n = 3 तो 3 हो गया, समझे। अब आपको निकालना है s की वैल्यू, तो s की वैल्यू l के लिए कितनी होती है 0, तो ये हमारा 0 हो गया। अब हमारी जब l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। अब हम ये देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन है s के अंदर, तो s हमारा इस तरह से हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है जो कि क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा +1/2। तो इस तरह से 3s1 के लिए हमारा जो क्वांटम नंबर का सेट है वो आ गया निकल के n = 3, L = 0, M = 0, S = +1/2। इस तरह से हमारा आंसर आ गया, सही है। अब कभी कभी क्या होता है, आपको जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं जैसे नीट का एग्जाम है तो उसमें क्वांटम नंबर का सेट देगा। अब उस सेट को देख करके आपको ये बताना है कि कौन सा सेट जो है वो सही है या कौन सा सेट आपका गलत है, सही है। तो इसमें देखिए जब तक आप इसके जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए हैं, जब तक आप उसको ढंग से नहीं पढ़ेंगे आपको वो समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे के बताता हूँ कि किस तरह से सेट आपके सामने आएगा। ये मान के चलिए उन्होंने कोई सेट रखा n = 2, L = 0, M = -1 और S = +1/2। आपको ये पता करना है कि ये सेट सही है या गलत है, सही है। तो देखिए n = 2 का मतलब हो गया 2, L जो वैल्यू होती है वो किसके लिए होती है S के लिए होती है। अब M की वैल्यू -1, तो क्या S में -1 आता है, नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि S के लिए M की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0 होती है, और यहाँ पे M की वैल्यू कितनी आ रही है -1। इसका मतलब ये सेट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, समझे। और भी कोई एग्जांपल देखिए, n = 2 रख लिया, L = मान के चलो मैंने रखा यहाँ पे 1 और M = रख लिया -1 या +1 और S = रख लिया -2। अब आपको ये चेक करना है कि ये सेट गलत है या सही है। तो हम देखेंगे 2 तो ये आ गया, L की वैल्यू होती है P, L की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब P हो गया। अब P में +1, तो +1 आप देख सकते हो हमने P बनाया इस तरह से, तो पहला Px है, दूसरा Py है, तीसरा Pz है। तो -1 0 +1 यानी आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है, Pz के अंदर है। तो 2p लिखा हमने,
अब जो pz के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो कैसा मोशन कर रहा है, माइनस का हाफ, तो इसका मतलब नीचे की तरफ आप इसको लगा देंगे। अब माइनस हाफ डायरेक्ट तो नहीं आ सकता, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको पूरी तरह से इस तरह से भरना पड़ेगा पॉजिटिव तरीके से और फिर नेगेटिव तरीके से। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2p6, सही है। तो ये जो क्वांटम नंबर का सेट दे रखा है ये आपके किसको बताता है, 2p6 को बताता है। तो इस तरह से आपकी जो बुक है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे, तो वो सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपको क्वांटम नंबर्स के लिए निकालने हैं। निकालने के बाद उनको सॉल्व करना है। अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको वो क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मैं आपको आंसर फॉरवर्ड कर दूंगा। क्लियर? तो आज आपको क्वांटम नंबर्स जो है वो क्लियर हो गया। कल हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचे हुए हैं, तो कल हम वो सारी चीज़ें पढ़ाने के बाद ये टॉपिक हमारा एंड हो जाएगा। क्लियर? ओके।